हेलो स्टूडेंट्स, अपना जो टॉपिक चल रहा है यूनिट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, यानी विलयन की सांद्रता की इकाइयाँ। उसमें हम काफ़ी इकाइयाँ कर चुके हैं। आज जो मैं नेक्स्ट यूनिट इकाई लेने जा रहा हूँ वो है मोलैलिटी। मोलैलिटी मोललता, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से। क्लियर? अब मोलैलिटी होता क्या है, ध्यान से सुनिए। The number of gram moles of solute dissolved in 1 kilogram mass of solvent is called molality of the solution। कहने का मीन है सॉल्यूट के ग्राम मोल्स जो सॉल्वेंट के 1 किलोग्राम मास में प्रेजेंट है, डिसॉल्व है, दैट इज कॉल्ड मोलैलिटी। हिंदी में कहें विलय पदार्थ के ग्राम मोल्स की वह संख्या जो विलायक के 1 किलोग्राम में उपस्थित हो उसे मोललता कहते हैं और इट इज एक्सप्रेस्ड बाय स्मॉल m। ठीक है, अब देखिए फॉर्मूला क्या बना। स्मॉल m इक्वल्स टू नंबर ऑफ ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, इसमें इन किलोग्राम। ठीक है, तो विलय के ग्राम मोल की संख्या बटा विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। अब आपको ग्राम मोल्स बराबर क्या होता है, आप ध्यान दें, ग्राम मोल्स बराबर होता है विलय का द्रव्यमान ग्राम में बटा विलय का अणुभार। यही होता है, या इंग्लिश में समझाएं, ग्राम मोल्स इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। यही होता है। तो देखिए ग्राम मोल इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट, इसमें इन ग्राम अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। मैंने कहा था मोलर मास को मॉलिक्यूलर मास भी कह सकते हैं। क्लियर हो गया? इस वैल्यू को इसमें पुट करना है, तो स्मॉल m इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 1 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। ये ग्राम में है, ये किलोग्राम में है। क्लियर? अब हम मानते हैं सपोज दैट मास ऑफ सॉल्यूट स्मॉल w, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट Ma, मास ऑफ सॉल्वेंट कैपिटल W, ये हम सपोज करते हैं। तो मास ऑफ सॉल्यूट का मीन क्या होता है, विलय का द्रव्यमान, मोलर मास विलय का मोलर द्रव्यमान, और मास ऑफ सॉल्वेंट विलायक का द्रव्यमान। तो स्मॉल m ये कितना माना, स्मॉल w, ग्राम अपॉन मोलर मास कितना है Ma इंटू 1 अपॉन सॉल्वेंट है 1 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट को यानी कैपिटल W, ये किसमें है, किलोग्राम में। क्लियर? अब अगर इसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो ग्राम को वापस किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं। तो देखिए स्मॉल w अपॉन Ma इंटू 1 अपॉन कैपिटल W किसमें है, ग्राम में। अब ग्राम को वापस किलोग्राम में कन्वर्ट करें तो ग्राम में 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1000 ऊपर आ जाएगा, तो ऊपर ये 1000 लिख जाएगा। ये दो फॉर्मूले आपके सामने मैंने किए, ये आपकी मोलैलिटी है। अब मैं न्यूमेरिकल्स की बात करता हूँ। एक्शन। तो बेटा मोलैलिटी पे न्यूमेरिकल देखिए, 3.65 ग्राम HCl present in its 103.65 gram solution. Calculate its molality. Calculate its molality. कहने का मीन है कि 3.65 ग्राम HCl 103.65 ग्राम विलयन में उपस्थित है। तो आपको इस विलयन की मोललता ज्ञात करनी है। तो बेटा आपको गिवन क्या है, क्या दिया हुआ है, गिवन देखिए स्मॉल w आपको गिवन है कितना, 3.65 ग्राम HCl गिवन है। आपको
ये स्मॉल w क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट है। आपको मास ऑफ सॉल्यूशन ये भी गिवन कितना 103.65 ग्राम। आपको मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, मास ऑफ सॉल्वेंट ये चाहिए ना, तो क्या करें, सॉल्यूशन के मास में से सॉल्यूट के मास को माइनस कर दें तो किसका आ जाएगा? सॉल्वेंट का। तो 103.65 माइनस 3.65 तो आपका आ जाता है 100 ग्राम। ये मास ऑफ सॉल्वेंट है। तो विलय का द्रव्यमान दिया हुआ है, विलयन का द्रव्यमान दिया हुआ है, विलयन के द्रव्यमान में से विलय के द्रव्यमान को घटा दिया तो विलायक का द्रव्यमान आ गया। अब आपके पास HCl मोलरिटी कैलकुलेट करनी है स्मॉल m, तो स्मॉल m का फॉर्मूला स्मॉल w अपॉन MA इंटू 1 अपॉन या 1000 अपॉन कैपिटल W ग्राम, यही है। अब स्मॉल w कितना है 3.65 अपॉन HCl का जो मोलर मास है कितना होता है 36.5 इंटू 1000 अपॉन कितना 100, ये कितना आ गया 10 हो गया कैंसिल, ये 10 से 10 कैंसिल तो 1 आ गया, तो m की वैल्यू आ गई 1, m की वैल्यू कितनी आ गई 1। ये आपकी मोलरिटी हो गई, उसका न्यूमेरिकल। अब मैं सेकंड न्यूमेरिकल की बात करता हूँ। एक्शन। तो बच्चों नेक्स्ट न्यूमेरिकल है द डेंसिटी ऑफ 3m NaCl सॉल्यूशन इज 1.25 ग्राम पर ml। कैलकुलेट इट्स मोलरिटी। आपको इसकी मोलरिटी कैलकुलेट करनी है। 3m NaCl विलयन का जो घनत्व है वो आपको 1.25 ग्राम प्रति ml दिया हुआ है। आपको इस विलयन की मोलरिटी कैलकुलेट करनी है। कैसे करेंगे? तो बेटा यदि आप इफ 58.5 ग्राम NaCl dissolved in 1000 ml water, then 1 m NaCl solution is formed। आपको ध्यान देना है कि अगर आपने 1000 ml वाटर में या 1 लीटर वाटर में 58.5 ग्राम NaCl को डिसॉल्व करेंगे तो आप 1 m NaCl का सॉल्यूशन ऑब्टेन होगा। यदि 58.5 ग्राम NaCl को 1000 ml जल में घोलते हैं तो कितने मोलर NaCl का विलयन बनेगा? 1 मोलर। आपको कितने मोलर दिया हुआ है? 3m। तो 58.5 इंटू 3 इक्वल टू 175.5 ग्राम NaCl dissolved in 1000 ml water, 1000 ml water, then we get 3m NaCl solution। तो 1m सॉल्यूशन बनाने के लिए 1000 ml वाटर में 58.5 ग्राम डिसॉल्व करते हैं। 3m बनाना है, कितना बनाना है? 3m सॉल्यूशन बनाना है, तो आपको 58.5 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो आता है 175.5 ग्राम NaCl को डिसॉल्व करना होगा कितने वाटर में? 1000 ml में। 1000 यानी 1000 ml में 175.5 ग्राम NaCl को जब आप डिसॉल्व करेंगे तो आपको 3m मोलरिटी का NaCl सॉल्यूशन ऑब्टेन होगा। तो बेटा आपको ध्यान रखना है मास ऑफ सॉल्यूट कितना आ गया? 175.5 ग्राम। ये पहले ये ध्यान रखें, ठीक है। जब आप इसको ध्यान रख लेते हैं तो आगे मैं आपको सामने बताता हूं। देखिए अब आगे देखिए, आपको डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन है। डेंसिटी
ऑफ सॉल्यूशन कितना गिवन है 1.25 ग्राम पर ml और टोटल ml कितना है 1000 तो वो क्या होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 1000 ml। तो आपके पास डेंसिटी भी है सॉल्यूशन का वॉल्यूम भी है यानी घनत्व भी है विलयन का इतना और विलयन का आयतन भी है इतना। तो अगर घनत्व और आयतन को हम गुणा कर दें मल्टीप्लाई कर दें तो विलयन का द्रव्यमान आ जाएगा मास आ जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूशन अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करें 1.25 इंटू 1000 क्योंकि डेंसिटी इंटू वॉल्यूम किसके इक्वल होता है मास के। तो ये आ गया 1250 ग्राम आ गया। ठीक है बच्चों अब आप सॉल्यूशन का मास है सॉल्यूट का मास है सॉल्वेंट का कैलकुलेट करना है। तो अगर सॉल्यूशन के मास में से सॉल्यूट के मास को घटा दें माइनस कर दें तो किसका आ जाएगा सॉल्वेंट का। तो मास ऑफ सॉल्वेंट ये आ गया 250 माइनस 175.5 तो इसको सॉल्व करते हैं तो 1074.5 ग्राम ये आपका आ गया मास ऑफ सॉल्वेंट। अब मोलैलिटी का फॉर्मूला आप जानते हैं m इक्वल टू क्या होता है स्मॉल w अपॉन m e इंटू 1000 अपॉन कैपिटल W ग्राम में। तो स्मॉल m मास ऑफ सॉल्यूट नीचे लिखा हुआ है 175.5 अपॉन Ma किसके लिए बात कर रहे हैं NaCl के लिए। तो 23 प्लस 35.5 कितना हुआ 58.5 इंटू 1000 अपॉन कैपिटल W मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आया 1074.5 ग्राम। इसको सोल्व करते हैं तो मोलैलिटी आता है 2.79 मोलैलिटी कितना आया 2.79। ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है इसको थोड़ा ध्यान से समझना है आपको। ठीक है बच्चों अब मैं अगले टॉपिक की बात करता हूँ। तो बच्चों अब मैं बात करने जा रहा हूँ रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोलैरिटी। रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोलैरिटी इनमें क्या रिलेशन है मोलरता और मोलरता में क्या संबंध है। तो मैंने स्मॉल m बटा कैपिटल M कर दिया मोलरता अपॉन मोलरता। ऊपर मैंने फॉर्मूला रखा मोलरता का मोलैलिटी का और अपॉन में जो फॉर्मूला है वो मोलैरिटी का है। अब जो कॉमन है वो कैंसिल हो जाएंगे देखिए W से W कैंसिल Ma से Ma कैंसिल तो ये क्या बचा W किलोग्राम और V लीटर। तो V लीटर ऊपर आ जाएगा तो आपका आ गया स्मॉल m बटा कैपिटल M इक्वल्स टू V इन लीटर अपॉन कैपिटल W इन किलोग्राम। V क्या है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। ये रिलेशन है इस रिलेशन को आपको ध्यान में रखना है। अब मैं सेकंड लास्ट यूनिट लेने जा रहा हूँ और वो है फॉर्मेलिटी। तो बेटा सेकंड लास्ट कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की यूनिट है फॉर्मेलिटी फॉर्मल जिसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल F। व्हाट इज द फॉर्मेलिटी नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट dissolved in 1 liter solution is called formality of the solution and it is expressed by F। हिंदी में सुन लें विलय पदार्थ के ग्राम सूत्र भारों की वह संख्या जो विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित हो उसे उस विलयन की फॉर्मलता कहते हैं और फॉर्मलता को F से प्रदर्शित किया जाता है। तो फॉर्मूला बना आपका F इक्वल्स टू ग्राम नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है
किसमें है सॉल्यूशन? इन लीटर। अब ग्राम फॉर्मूला मास किसके इक्वल होता है आपको ध्यान रखना है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट। क्लियर? मैंने कहा जो ग्राम फॉर्मूला मास है वो किसके इक्वल है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट, इसके इक्वल होता है। तो इसकी जगह मैं उसको रख दूं, तो मैंने कहा है ये तो फॉर्मूला हो गया कि विलय के सूत्र ग्राम सूत्र भार बटा विलयन का आयतन, और ग्राम सूत्र बराबर किसके होता है, विलय का द्रव्यमान ग्राम में बटा विलय का सूत्र भार, तो उसको मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। तो F इक्वल टू आएगा आपका मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 1 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें, लीटर में। क्लियर? तो मैंने कहा विलय का द्रव्यमान बटा विलय का सूत्रभार गुणा 1 बटा विलयन का आयतन लीटर में। फिर F इक्वल टू, अब ये सपोज करते हैं मास ऑफ सॉल्यूट यानी विलय का द्रव्यमान स्मॉल w ग्राम, फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट विलय का सूत्रभार Fa इंटू 1 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन V, इसमें है लीटर में। अगर मैंने कहा वॉल्यूम आपको ml में गिवन है तो उसको लीटर बदलना है, तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1000 नीचे से कहा जाएगा ऊपर। F इक्वल टू स्मॉल w अपॉन Fa इंटू, देखिए ध्यान से ये V किसमें है, ml में। अब इसको लीटर में बदलिए तो 1000 से डिवाइड कर रहे हैं तो 1000 का आएगा ऊपर, तो सेकंड फॉर्मूला ये हो गया। फिर मैंने कहा आपसे अगर आपको विलयन का आयतन वॉल्यूम ना दिया हो तो आप क्या करते हैं, उसकी जगह डेंसिटी और मास को यूज में लेते हैं, और आपको सॉल्यूशन का डेंसिटी भी गिवन है मास भी गिवन है, तो V इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल W अपॉन D, तो इसकी जगह ये रख दें, तो फॉर्मूला बना आपका F इक्वल टू स्मॉल w अपॉन Fa इंटू D अपॉन कैपिटल W इंटू 1000। एक फॉर्मूला आपका ये बन गया। ठीक है, अब एक फॉर्मूला ये भी होता है 10Hg अपॉन Fe, 10Hg अपॉन Fa, ये भी तो हो सकता है। क्लियर? x क्या है, मास परसेंट द्रव्यमान प्रतिशतता, जो किसके इक्वल होता है, x इक्वल टू स्मॉल w अपॉन कैपिटल W इंटू 100। अगर इस वैल्यू को x की जगह रख दें तो वापस से ये आ जाएगा। तो ये फॉर्मेलिटी का डेरिवेशन था जो आपको ध्यान रखना है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि फॉर्मेलिटी जो टर्म है, तो दिस टर्म इज यूज्ड टू कैलकुलेट या टू रिप्रेजेंट द कंसंट्रेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स की कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस्ड करने के लिए हम फॉर्मेलिटी को यूज में लेते हैं। आयनिक यौगिकों की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए फॉर्मूला को प्रयोग किया जाता है। समझ में आ गया? और आयनिक यौगिकों की मोलरता और फॉर्मलता बिल्कुल समान होती है। क्यों होती है समान? क्योंकि बेटा इनका जो मोलर मास है आयनिक यौगिकों का, यानी जो अणुभार है, वो उनके सूत्रभार के बराबर होता है, और जब अणुभार सूत्रभार के बराबर होगा तो जो वैल्यू मोलरता की होगी, मोलरिटी की होगी, वही किसकी होगी, फॉर्मेलिटी की। ठीक है ना? तो जो दोनों वैल्यू बराबर है, लेकिन हम उसको मोलरिटी से नहीं एक्सप्रेस करते, किससे एक्सप्रेस करते हैं, फॉर्मेलिटी यानी फॉर्मलता से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर? क्योंकि आयनिक कंपाउंड्स इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स या इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते ही नहीं, इसलिए उनकी फॉर्मेलिटी यूज में ली जाती है। आगे ध्यान से सुनिए, कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स ऐसे होते हैं बेटा जिनको जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो उनके 2 मॉलिक्यूल्स आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से एसोसिएट हो जाते हैं, एसोसिएट बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और डाइमर का फॉर्मेशन करते हैं। तो जैसे मैंने कहा है कि जो कार्बनिक अम्ल होते हैं जब उनको जल में डालते हैं तो उनके 2 अणु आपस में हाइड्रोजन बंध से संगुणित हो जाते हैं और एक द्विलक का निर्माण करते हैं, और जब द्विलक बनता है तो बेटा जो सूत्रभार है वो अणुभार का दुगना हो जाता है, क्योंकि 2 अणु आपस में जुड़ गए तो सूत्रभार अणुभार का दुगना हो जाएगा। कैसे, वो मैं आपको समझाता हूँ। तो बेटा ये एसिटिक एसिड है जो कि एक ऑर्गेनिक एसिड है,
ये बेंजोइक एसिड है जो कि ऑर्गेनिक एसिड है यानी कार्बनिक अम्ल है। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला है CH3COOH। जब इसको आप वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो इसके दो मॉलिक्यूल, दो अणु आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग से एसोसिएट हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। कैसे? ये एसिटिक एसिड, ये एसिटिक एसिड, इनके बीच में ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, देखिए हो गई ना। ये डाइमर बन गया। क्या बन गया? डाइमर। डाइमर को हिंदी में क्या कहते हैं? द्विलक। अब एसिटिक एसिड का, इसका अगर हम अणुभार की बात करें, मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास की बात करें तो एसिटिक एसिड का होता है 60, जानते हैं आप। अब इसका फॉर्मूला मास Fa अगर आपसे पूछा जाए फॉर्मूला मास, तो बेटा इसके दो अणु, दो मॉलिक्यूल एसोसिएट हो गए, तो इसका 60 इसका 60 तो डबल हो गया। फॉर्मूला मास कितना माना जाएगा इसका? 120। क्लियर? ऐसे ही बेंजोइक एसिड है जिसका फॉर्मूला है C6H5COOH। इसको जैसे इसका जो मॉलिक्यूलर मास है Ma वो होता है बेटा 122। ठीक है। अब जैसे इसको वाटर में डिसॉल्व किया, वाटर में डाला, तो यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन हो गया और इसके दो मॉलिक्यूल आपस में अटैच हो गए, तो इसका जो फॉर्मूला मास है वो डबल होगा। Fa = 244। कितना हुआ? 244। तो ये आपको ध्यान रखना है। ऑर्गेनिक एसिड्स में मोलरिटी और फॉर्मेलिटी यानी मोलरता और फॉर्मलता दोनों अलग अलग होती है, लेकिन आयनिक कंपाउंड्स में सेम होती है दोनों, मोलरता और फॉर्मलता। आपको ये स्पेशली ध्यान रखना है। अब मैं न्यूमेरिकल्स की बात करता हूँ। एक्शन। तो बच्चों फॉर्मेलिटी, फॉर्मलता पे एक न्यूमेरिकल है। 12.2 ग्राम बेंजोइक एसिड डिसॉल्व्ड इन वाटर एंड सॉल्यूशन मेड अप 250 ml, कैलकुलेट इट्स फॉर्मेलिटी। आपको इस सॉल्यूशन की फॉर्मेलिटी कैलकुलेट करनी है। 12.2 ग्राम बेंजोइक अम्ल को जल में घोलकर कितना विलियन बनाया गया? 250 ml। कितना? 250 ml बनाया गया। इस विलियन की फॉर्मेलिटी कैलकुलेट करनी है। आपको क्या दिया हुआ है? गिवन स्मॉल w 12.2 ग्राम। ठीक है। आपको V गिवन है 250 ml। Fa फॉर्मेलिटी के लिए आपको बेंजोइक एसिड है, क्या फॉर्मूला होता है? C6H5COOH। तो फॉर्मूला मास, सूत्र भार निकालना है, अभी मैंने बताया था 244। कितना होता है? 244। और फॉर्मूला क्या है अपना? F = स्मॉल w अपॉन Fa इंटू 1000 अपॉन V ml। वैल्यूज रख दें। F = 12.2 अपॉन कितना? 244। Fa कितना है? 244 इंटू 1000 अपॉन 250। V की वैल्यू 250 है। ये तो आ गया 4, ये आ गया 20, ये 1, ये 5, तो आपका F = 1 अपॉन 5 आ गया। तो आंसर आएगा 0.2। कितना आंसर आया? 0.2। ये आपको ध्यान रखना है। ये फॉर्मेलिटी पे न्यूमेरिकल था। अब बेटा फॉर्मेलिटी हो गया। अब जो लास्ट यूनिट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बचा हुआ है वो है मोल फ्रैक्शन। क्या है? मोल फ्रैक्शन, यानी विलयन की सांद्रता की लास्ट इकाई बची हुई है जिससे हम कहते हैं मोल बिन। ये आपको ध्यान रखना है। अब मैं उसी टॉपिक पे आने जा रहा हूँ। तो बेटा लास्ट यूनिट है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की, मोल फ्रैक्शन, हिंदी में कहते हैं मोल बिन, रिप्रेजेंट करते हैं x के द्वारा। मोल बिन को मोल अंश भी कहा जा सकता है। तो डेफिनेशन क्या होगी बेटा? मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट इन द मिक्सचर इज द रेशो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट एंड टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द ऑफ द मिक्सचर। कहने का मीन है कि किसी भी, कोई भी मिक्सचर है ए बी, समझा रहा हूं मैं, देखिए कोई मिक्सचर है ए बी, ठीक है, उसमें 2 कंपोनेंट है ए और बी। हम मानते हैं ए कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन है XA और बी कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन है XB। ए कंपोनेंट की मोल बिन XA और बी की XB। तो इसका जो नंबर ऑफ मोल्स हैं ए कंपोनेंट की, ए घटक की Na और इसके नंबर ऑफ मोल्स Nb, ये आपको फिलहाल ध्यान रखना है। तो मैंने जो डेफिनेशन बोली है वो डेफिनेशन है मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट इन द मिक्सचर इज द रेशो
of number of moles of that component and total number of moles of the mixture. टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द मिक्सचर, कहने का मीन है कि किसी भी मिश्रण में किसी घटक की मोल भिन्न उस घटक के मोलों की संख्या और मिश्रण के कुल मोलों की संख्या का अनुपात होता है। तो मैंने कहा कोई मिक्सचर है, मिश्रण है ए बी, उसमें दो घटक है ए और बी, ए घटक की मोल भिन्न एक्स ए, बी घटक की मोल भिन्न एक्स बी, और ए घटक के मोलों की संख्या एन ए, बी घटक के मोलों की संख्या एन बी। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ए घटक की जो मोल भिन्न है एक्स से किसके इक्वल होगी, ए घटक के मोलों की संख्या अपॉन मिश्रण के कुल मोल। तो एक्स से इक्वल्स टू एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, क्लियर। और एक्स बी इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, ये एक्स से आ गया, ये एक्स बी हो गया। फिर आप जानते हैं बेटा, हम ये माने कि ए घटक की जो दिया हुआ द्रव्यमान है, गिवन मास WA और बी घटक का गिवन मास WB, ए घटक का मोलर मास MA और बी घटक का मोलर मास MB, ए घटक का मोलर मास MA और बी घटक का मोलर मास MB। तो मोल इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, मोल इक्वल्स टू आप जानते हैं मोल N इक्वल्स टू होता है गिवन मास यानी W अपॉन M, ये गिवन मास है W और ये मोलर मास है, मोल इक्वल्स टू ये होता है। तो Na इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, WA अपॉन MA, और NB इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, WB अपॉन MB। तो X से इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, Na की जगह तो हम ये लिख सकते हैं, NB की जगह हम ये लिख सकते हैं। तो आपका X से इक्वल्स टू आ गया WA अपॉन MA अपॉन WA अपॉन MA प्लस WB अपॉन MB, ये फॉर्मूला बना। ऐसे XB इक्वल्स टू WB अपॉन MB अपॉन WA अपॉन MA प्लस WB अपॉन MB, ये आपका हो गया, ठीक है। फिर आपको एक बात स्पेशली याद रखनी है कि टोटल मोल फ्रैक्शन ऑफ द मिक्सचर, टोटल मोल फ्रैक्शन ऑफ द मिक्सचर इज ऑलवेज 1। कितने भी घटक है उन सभी घटकों की मोल भिन्नों को यदि हम जोड़ेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1। तो एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल्स टू 1 आएगा। तो ए बी, ये अपना ए बी मिक्सर लेके कर दिया हमने, एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल्स टू 1 आ गया। दूसरी बात ये रखना है बेटा, ये तो हो गई मोल अंश मोल भिन्न। अगर आपसे मोल प्रतिशतता पूछे, क्या पूछे, मोल प्रतिशतता यानी मोल परसेंटेज, मोल परसेंटेज, तो क्या करना है आपको, मोल फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करना है 100 से, कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो आपका मोल परसेंटेज आ जाएगा। ये थ्योरी थी, अब मैं इसके न्यूमेरिकल्स की बात करता हूँ। देखिए बच्चों एक्शन, तो बेटा एक न्यूमेरिकल है मोल फ्रैक्शन पे, A, B and C आर द कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दीज कंपोनेंट्स इज रेस्पेक्टिवली 0.5, 0.3 and 0.2। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट्स। आपको एक मिक्सचर दिया हुआ है जिसमें 3 घटक है ए बी सी, ए घटक के मोलों की संख्या 0.5, बी घटक के मोलों की संख्या 0.3 और सी घटक के मोलों की संख्या 0.2 है। तो आपको इस मिश्रण में प्रत्येक घटक की मोल भिन्न बतानी है। तो बेटा टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 0.5 प्लस 0.3 प्लस 0.2 कितना आ जाएगा, 1। तो एक्स ए का फॉर्मूला क्या होगा, एक्स ए के मोलों की संख्या 0.5 है अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स 1 हो गया, 1 से डिवाइड कर दो। ऐसे ही बी को 0.3 अपॉन 1, एक्स सी 0.2 अपॉन 1, तो वैल्यूज आंसर ये आ गया 0.5 एक्स से आ गया, 0.3 एक्स बी आ गया और 0.2 एक्स सी आ गया, ठीक है। एक और न्यूमेरिकल देखिए एक्स, तो बेटा सेकंड न्यूमेरिकल है, इन ए मिक्सचर मास ऑफ H2O is 36 ग्राम, mass of methanol is 32 gram and mass of ethanol is 46 gram। calculate mole fraction of the component। एक मिश्रण में आपको जल का द्रव्यमान 36 ग्राम दिया हुआ है, मेथनॉल का द्रव्यमान 32 ग्राम दिया हुआ है और एथेनॉल का द्रव्यमान 46 ग्राम दिया हुआ है। तो आपको इन घटकों की मोल भिन्न ज्ञात करनी है। तो बेटा मास
यानी MH2 या W मान लो, WH2 ये मास हो गया कितना 36, ये गिवन है। WCH3OH कितना 32 ग्राम और WC2H5OH कितना गिवन है 46 ग्राम, ये गिवन है। आप मोलर मास कितना होता है MH2, मोलर मास कितना होता है वाटर का 18 और इसका मोलर मास कितना होता है 32 और इसका मोलर मास इथेनॉल का कितना होता है 46, इसका 46। तो NH2 नंबर जल के मोलों की संख्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O, गिवन मास 36, मोलर मास 18, कितना आया 2। फिर NCH3OH नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिथेनॉल यानी मिथेनॉल के मोलों की संख्या 32/32, इसमें इसका डिवाइड कर दिया तो 1 और नंबर ऑफ मोल्स C2H5OH इथेनॉल कितना आएगा 46/46 इक्वल्स टू 1, ये नंबर ऑफ मोल्स है। फिर XH2O कैलकुलेट करना है तो कितने मोल्स हैं 2 हैं, 2 टोटल मोल्स कितना है 2 + 1 + 1 इक्वल्स टू आ गया 2/4, तो आंसर आया 1/2 यानी 0.5। तो वाटर के नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए 0.5। क्लियर। ऐसे ही XCH3OH कितने हैं 1/2 + 1 + 1 इक्वल्स टू 1/4, तो इसका आ गया 0.25, कितना आ गया 0.25। फिर XC2H5OH इसको कैलकुलेट करें तो इसका भी 1 ही मोल है, 1/2 + 1 + 1 टोटल नंबर ऑफ मोल से ही है तो 1/4, तो इसका भी आंसर कितना है 0.25। अब देखो अगर 0.50 0.25 0.25 को प्लस करें तो कितना आएगा 1, तो टोटल मोल फ्रैक्शन ऑफ द मिक्सचर इज 1 होता है। तो आप अपने आंसर को चेक कर सकते हैं। ये न्यूमेरिकल था, ये यूनिट कंसंट्रेशन की यूनिट्स हो गई सॉल्यूशन की। अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट लिखें। थैंक यू।